हेलो बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 1 में एक गद्य है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो बचेंद्री पाल रचे उसका आज हम अध्ययन करेंगे। पहले बचेंद्री पाल कौन थी, कहाँ उसका जन्म हुआ, ये जान लेते हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी माँ हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, इसलिए बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूँकि इसका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और उतरनी पड़ती थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई और उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबंद किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है जो आज हम करेंगे। तो चलते हैं लेसन की ओर। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे ये नाम अच्छा लगा। अब यहाँ पर बचेंद्री पाल ने कहा है कि 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से हम जा रहे हैं और एक दल तो पहले ही पहुँच गया है, क्योंकि आप भी जानते हो वहाँ पर लगातार बर्फ़बारी होती ही रहती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए पहला जो दल गया था वो रास्ते साफ़ करने के लिए गया था, क्योंकि बेस कैंप तक रास्ता साफ़ हो तो सभी पहुँच सके। बेस कैंप उसे कहते जहाँ से एवरेस्ट चढ़ने की शुरुआत होगी, यानी पहला कैंप। यहाँ पर आप एक मैप देख सकते हो। देखो, सबसे नीचे है बेस कैंप, फिर ऊपर जाओगे कैंप नंबर 1, फिर 2, 3, फिर 4 और फिर एवरेस्ट। यानी कि बचेंद्री पाल को इतनी चढ़ाई चढ़नी है जो हम 1 बाय 1 लेंगे। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ़ का बड़ा फूल देखा।
जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ा। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। यहाँ कहा गया है कि 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण जो पहाड़ पर सूखी बर्फ होती है वो उड़ने लगती है और पूरा ध्वज जैसा हो जाता है। यह पूरा ध्वज जो है वो 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। यानी ये डरावना मौसम है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर ऐसे तूफान आते ही रहते हैं। हम जब 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमस्खलन यानी कि बर्फ़ का पहाड़ों पर जो जमी बर्फ़ होती है ना, वो अचानक ऐसे के ऐसे गिर जाती है और फिर जो चढ़ाई करने वाले होते हैं वो दबकर मर जाते हैं। तो यहाँ पर एक शेरपा मर गया है। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोस्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। यानी पूरी चट्टान गिरी बर्फ की, इसलिए 16 शेरपा उसके नीचे दब गए, उसमें से एक मर गया और 4 घायल हुए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाई अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। यानी कि ऐसे समाचार सुने तो सभी उदास हो गए। अवसाद यानी उदासी में ये चेहरे देखकर जो कर्नल थे हेड, उन्होंने कहा कि जो भी एवरेस्ट चढ़ता है उसे ऐसे खतरों का सामना करना ही पड़ता है। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, यानी कि सब बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल में कैंप 1 यानी 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता अभी साफ़ हो गया है, साफ़ कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों के रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा लिया गया है। पहले बात हुई थी कि हिमस्खलन हुआ था जिसमें एक की मृत्यु हो गई है। अब वहाँ अग्रिम दल के जो नेता है प्रेमचंद, वो वहाँ से आए और सभी को बताया कि जो हिमपात हुआ था वो सब साफ़ करवा दिया गया है, रास्ता साफ़ है, रस्सियाँ भी बांध दी गई है ताकि ऊपर चढ़ सको और झंडियाँ भी लगाई गई है ताकि आपको पता चले कि इस रास्ते से जाना है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। यानी कि बर्फ़बारी लगातार हो ही रही है, इसलिए जो रास्ता बनाया है वो सभी बंद हो सकते हैं, फिर से रास्ता खोलना पड़ता है। ऐसा भी अग्रिम दल के जो उपनेता है प्रेमचंद, उन्होंने सभी को बताया। बेस कैंप में से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी।
निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, यानी कि बेस कैंप तक अभी पहुँचे नहीं है उससे पहले दूसरी मृत्यु हो गई, क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं आई। जलवायु यानी ऑक्सीजन न मिलना, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो हवा है, वो रसोइया जो था मृत्यु हो गई थी जिसकी, उसे अनुकूल नहीं आई थी, इसलिए वो मर गया। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा, यानी कि एक पर्वत से दूसरे पर्वत जो जॉइंट होते हैं ना, उसे बोलते हैं श्रेणी। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोहसे और नुस्से की ऊंचाइयों से गिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया था कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी, यानी कि बर्फ़ के नीचे से जो पानी बहता है उसकी वजह से बर्फ़ में हलचल होती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाती है। अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी, यानी कि पानी नीचे से बहने से ऊपर की जो चट्टान होती है बर्फ़ की, वो गिर जाती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, यानी कि 12 आरोही यानी चढ़ने वाले और जो सामान उठाते हैं वो कुली, उसको रोज़ रोज़ ये हिमपात छुएगा, यानी जो हिम गिरता है, अचानक चट्टानें गिरती है, उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियात्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अब डॉक्टर मीनू मेहता ने अगर 2 चट्टान के बीच में जगह हो तो दूसरी चट्टान पर कैसे जाया जाता है, उसके लिए जो एल्यूमिनियम की सीढ़ी का उपयोग होता है, फिर रस्सियों का उपयोग होता है, ये सब की ट्रेनिंग दी उन्हें। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था। पहले जो अभी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वैसे पहले वॉकी टॉकी होता था, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे सकते हैं। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 तक पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदोर जी, लोपसांग और गगन बिस्सा अतः साहुत कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिन अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, यानी नई सीखने वाली हूँ, और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। मैं पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ रही हूँ। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था, तब जाके एवरेस्ट पर पहुंचे थे। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा,
तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। पर्वतीय लड़की यानी पहाड़ में रहने वाली लड़की लग रही हो और पहली ट्राई पर ही एवरेस्ट की शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लोसे की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू में कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग, तसारिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सो रही थी कि रात के 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी, यानी कि ऊपर से कोई बड़ी चीज चली जा रही है। यह क्या हो गया era? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोह से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। यानी ऊपर से बर्फ का बड़ा गोला गिरा और हमारा कैंप तो तहस नहस हो गया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देरी अगर हो जाती तो सभी की मृत्यु। बड़े बड़े हिमखंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता जो कर्नल खुल्लर है, उन्होंने कहा यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो बचेंद्री पाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा नहीं। यहाँ पर हम ये एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा लेसन का पार्ट 1 पूरा करते। पार्ट थोड़ा लंबा है, इसलिए आगे का दूसरे लेसन में लेंगे। धन्यवाद।